हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय क्लास 12 जर्नी डे 28। आज हम लोग देखेंगे ज्योमेट्रिकल मेथड जो कि इकोनॉमिक्स का चैप्टर है। पिछले हमने पढ़ा था प्रोस्पेक्टस प्रेजेंटेशन ऑफ मेथड। अब पढ़ेंगे ज्योमेट्रिकल मेथड, ग्राफिक मेथड और पॉइंट मेथड। ज्योमेट्रिक मेथड को ही ग्राफिक मेथड और पॉइंट मेथड भी कहा जाता है। तो हम शुरू करते हैं शुरू से। ज्योमेट्रिक मेथड किसे कहते हैं? तो ज्योमेट्रिक मेथड वो होता है जिसमें हम रिप्रेजेंट करते हों किसी भी प्राइस और क्वांटिटी के बेस पर। यानी कि इस ग्राफ में आप देख सकते हैं प्राइस और क्वांटिटी के बीच में एक पॉइंट लगा हुआ है जो कि एक अपर की तरफ जाता है, एक लोअर की तरफ जाता है। अपर की तरफ जाता है तो अपर सेगमेंट, लोअर की तरफ जाता है तो लोअर सेगमेंट, और ये जो बीच में है ये मिड पॉइंट होता है। ये एक ग्राफ है जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। ज्योमेट्रिकल मेथड को हम ग्राफ मेथड भी बोल सकते हैं और पॉइंट मेथड भी। तो इसका फॉर्मूला एक होता है कौन सा? तो लोअर सेगमेंट फॉर्म अपर सेगमेंट फॉर्म, यानी कि पीएम और टीएम। पीएन यानी कि लोअर सेगमेंट, अब पीएम यानी कि अपर सेगमेंट। ये हो जाता है इसका फॉर्मूला। ये 5 प्रकार के होते हैं। यूनिटी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यूनिटी मोर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तीसरा लेस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और चौथा ईपी बराबर 0, और पांचवा ईपी बराबर इन्फिनाइट। अब इनके बारे में समझते हैं कि ये होता क्या है। तो यूनिटी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हम इस ग्राफ के ऊपर ही पांचों समझ लेते हैं। तो ये हो गया 0, ये हो गया क्वांटिटी, ये हो गया प्राइस, और हमने एक ग्राफ बना दिया जिसमें हमने एक मिड पॉइंट रखा ईपी बराबर ग्रेटर देन ईपी बराबर इक्वल टू 1। तो अब हम इसके ऊपर जाते हैं और नीचे जाते हैं तो क्या होता है, ये क्या परिवर्तन करते हैं इसकी बेस पर देखते हैं। तो हमने ऊपर गया, तो ऊपर गया तो पहले पॉइंट आया ए में क्या बोल रहा है? ईपी बराबर लेस देन 1। दूसरा ऊपर गया, ये बोल रहा है ईपी बराबर इन्फिनाइट, और इसके नीचे गया तो ईपी बराबर ग्रेटर देन 1, और इसके ऊपर गया ईपी बराबर 0। यानी कि इसके ऊपर से बेस के ऊपर जाता है और हमें दिखाता है कि क्या काम कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। अब देखते हैं डिफरेंस बिटवीन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड लॉ ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ डिमांड में 3-4 डिफरेंस होते हैं। इसके बारे में समझते हैं। पहला, इलास्टिक ऑफ डिमांड is the ratio of presentation change in quantity demanded of the commodity goods due to present in the change of price। यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमारे प्राइस और गुड्स की रिलेशनशिप को दिखाता है और रेशियो को बताता है और प्रेजेंट करता है। यानी कि इसका फॉर्मूला ईपी बराबर परसेंट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बाय परसेंट चेंज इन प्राइस। दूसरा, लॉ ऑफ डिमांड बोलता है, पहला, लॉ ऑफ डिमांड एक्सक्रीज ऑफ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी गुड्स, द क्वेश्चन एंड द क्वालिटी डिमांड ऑफ इट्स। यानी कि लॉ ऑफ डिमांड हमें प्राइस और गुड्स की रिलेशनशिप को बताता है, उसके बीच में क्या रिलेशनशिप है और क्या हो रहा है उसके बीच को। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में दूसरा पॉइंट है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड शो हाउ मच क्वांटिटी डिमांड विल चेंज ड्यू टू चेंज इन द प्राइस। यानी कि इसमें बोला गया है कि जब प्राइस चेंज होता है तो कितने से चेंज हुआ, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम निकालना सीखते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में। बट लॉ ऑफ डिमांड में क्या बोलता है? तो लॉ ऑफ डिमांड शो द डायरेक्शन टू विच डिमांड विल चेंज ड्यू टू चेंज इन द प्राइस। यानी कि लॉ ऑफ डिमांड हमें डायरेक्शन दिखाता है कि क्या प्राइस में चेंज होने से क्या हुआ और क्या होना चाहिए था। तीसरा, इट इज क्लासिफाइड इनटू 5 कैटेगरीज। इसे 5 कैटेगरी से बांटा गया है। कौन कौन? ईपी बराबर ये और ये और ये, यानी कि जो हमने 5 पढ़ा वो, और लॉ ऑफ डिमांड में नहीं किया गया है। चौथा, इट इज नॉट एक्सेप्टेबल, एंड लॉ ऑफ डिमांड में एक्सेप्टेबल होता है कौन सा? तो गिवन गुड्स। अब देखते हैं फैक्टर अफेक्टिंग द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को फैक्टर्स किसने और किस किस ने अफेक्ट किया? तो पहला नेचर है नेचरल्स ऑफ कमोडिटी। तो नेसेसिटी गुड्स में जब साल्ट, केरोसिन ऑयल, मैच बॉक्स, टेक्स्ट बुक, सीजनल वेजिटेबल ये सब लेस हो जाते हैं तो क्या होता है? जब ये सब का गुड्स बढ़ता है या फिर घटता है तो इसके बीच में एक रिलेशनशिप बनता है जिसे हम कहते हैं यूनिटी लेस देन यूनिटरी, यानी कि लेस देन यूनिटरी डिमांड, जो कि होता है ईपी बराबर लेस देन 1 के बीच के। जब लग्जरियस गुड्स में ये होता है लाइक एयर कंडीशनर, पोस्ट फर्नीचर, फंडामेंटल गारमेंट और फैशनेबल गारमेंट, ये सब हमारा ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में आता है। जब इसकी प्राइस बढ़ेगी फिर भी इसकी डिमांड बढ़ेगी तो ये ईपी बराबर ग्रेटर देन 1 के बीच में आएगा। अब देखते हैं अगला, द रीजन बीइंग दैट चेंज इन देयर प्राइस हैज अ ग्रेट इफेक्ट ऑफ द
डिमांड। ये इफेक्ट इसके प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का बहुत ही ज्यादा इफेक्ट करता है, जो कि होता है कंफर्ट। कंफर्ट जो हमारे मॉडर्न लाइफ के दुनिया में काम आती है, जिसमें अगर प्राइस घटती या बढ़ती होती है और अगर हम उसे खरीदते हैं तो ईपी बराबर ग्रेटर देन 1, और अगर हम उसे बेचते हैं या फिर रखते हैं या खराब हो जाती है तो उसे बोल देंगे ईपी बराबर लेस देन 1। और चौथा जॉइंटली डिमांड, इसे हम कह सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। फॉर एग्जांपल टी एंड कॉफी या फिर कार एंड पेट्रोल, ये हो जाता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, जिसमें हम ईपी बराबर ग्रेटर देन 1 के बीच की रिलेशनशिप को दिखाते हैं। दूसरा एसेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, जब हम किसी भी वस्तु को खरीदते हैं तो उसकी सब्स्टिट्यूट गुड्स अवेलेबल होती हैं। जब हम किसी भी गुड्स को खरीदते हैं तो उसकी सब्स्टिट्यूट गुड्स अवेलेबल होती हैं। फॉर एग्जांपल जूस और लेमन जूस, टी एंड कॉफी, तो ये हो जाएगा ईपी बराबर ग्रेटर देन 1। लेकिन कुछ ऐसे भी चीजें होती हैं जिसकी सब्स्टिट्यूट गुड्स अवेलेबल नहीं होती हैं। फॉर एग्जांपल सिगरेट, लिक्विड और ये सब अनदर ऑफ चीज, ड्रग्स, ये सिर्फ ऐसी चीज है जो कि सब्स्टिट्यूट तो है बट ज्यादातर लोग इसे प्रेफर नहीं करते हैं। जिस ब्रांड के वो खरीदते हैं उसी ब्रांड के वो लोग खरीदते हैं और यूज करते हैं। इसे बोलते हैं ईपी बराबर लेस देन 1, जो कि होगा अवेलेबिलिटी ऑफ एज अ सब्स्टिट्यूशन। अब है तीसरा डिफरेंट यूजेज ऑफ कमोडिटी, यानी कि डिफरेंट यूजेज ऑफ कमोडिटी, जब हम किसी वस्तु को एक ही काम के लिए अलग अलग चीजों पर यूज करते हो। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी, हम बिजली के ऊपर फैन को, कूलर को, एसी को, टीवी को, फ्रिज को, सबको चलाते हैं। वो होता है डिफरेंट यूजेज ऑफ कमोडिटी, जिसे हम कहेंगे ईपी बराबर ग्रेटर देन 1। चौथा परफॉर्मेंट ऑफ द यूजेस, यानी जब हम किसी भी इलास्टिक ऑफ डिमांड को कम्युनिटी के बीच में परफॉर्मेंट करते हो या फिर ब्रेक करते हो, इंस्टॉल करते हो, तो वो होता है प्रोपोमेंट ऑफ द यूजर, जिसमें हम प्रोमोमेंट करते हैं। पांचवा इनकम ऑफ द कंज्यूमर, जब हम किसी भी व्यक्ति का इनकम या फिर इनकम ऑफ कंज्यूमर किसी भी व्यक्ति बढ़ा देते हैं तो उसकी गुड्स की हायर लेवल रेट्स बढ़ जाती है। अगर हम सोचिए, जो पुअर लेवल है और रिच लेवल है उसमें जो लोग खरीद सकते हैं और उसे खरीदना नहीं चाहते हैं, बट एक पुअर लेवल होता है जो खरीदना ही नहीं पसंद करेगा या फिर उसे अफोर्ड ही नहीं कर सकता है, तो उसे कहेंगे ईपी बराबर लेस देन 1। बट जो कि होता है एक मिडिल क्लास, उसके पास नीड होता है कि हम उसे ब्लैकबेरी का जैकेट खरीदे, बट उसके पास पैसा नहीं है, लेकिन उसके पास भविष्य में पैसा आ सकता है, तो उसे कहेंगे ईपी बराबर ग्रेटर देन 1। हैबिचुअल ऑफ द कंज्यूमर, यानी जो किसी एक चीज के लिए हैबिचुअल हो चुका हो उसके लिए भी सब्स्टिट्यूट गुड्स का एक मात्र छोटा सा झलक दिख सकता है। इसे बोलेंगे ईपी बराबर ग्रेटर देन 1। सातवां परसेंट ऑफ इनकम स्पेंड ऑफ द कमोडिटी, हमारे जो भी इनकम होते हैं कमोडिटी के, कंज्यूमर के, तो उसके बीच के छोटे छोटे यूजेस, टूथपेस्ट लाइक बाथरूम सोप, न्यूज़पेपर, ये सब हो जाता है एक छोटा स्मॉल कैपेसिटी, जो कि ईपी बराबर ग्रेटर देन लेस देन 1 होता है। और एक होता है प्रोपोर्टनेस ऑफ द इनकम, जो हायर लेवल को बताता है, लार्ज बताता है, जैसे क्लोथ, कार, स्कूटर्स, ये सब, ये हो जाएगा ईपी बराबर ग्रेटर देन 1। आठवां प्राइस लेवल, प्राइस लेवल किसे कहते हैं, तो हमारे व्यक्तित्व के जीवन में जब भी प्राइस लेवल बढ़ती या फिर घटती हो तो उसे बोलेंगे ईपी बराबर लेस देन 1। और टाइम पीरियड, यानी कि हम इसमें वो कर सकते हैं जो कि हम अपने लॉन्ग टाइम पीरियड और शॉर्ट टाइम पीरियड के बीच में नहीं कर पाते हूँ। लॉन्ग टाइम पीरियड में ईपी बराबर लेस देन 1, शॉर्ट टाइम पीरियड में ईपी बराबर ग्रेटर देन 1 होता है। तो गाइस आज हमने यहीं तक देखा, कल देखते हैं अगला चैप्टर जो होगा ये प्रोडक्शन फंक्शन रिटर्न टू अ फैक्टर एंड रिटर्न और टू सी। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।